नमस्कार दोस्तों। क्रिमिनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, मूर्खोलॉजी समझिए। मैंने तीन बताई। क्रोनोलॉजी समझाया करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह, और उनकी क्रोनोलॉजी तमाम तरह के खेल बताती है। मैं क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहा हूं। क्रिमिनोलॉजी है जो अपराध करने के एक सिस्टम को बताती है, और एक चौथी है मूर्खोलॉजी, यानी आपको मूर्ख कैसे बनाया जाए इसके लिए काम करती है। तो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को हार का डर इतना ज्यादा सता रहा है कि आज वो इन तीनों लॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस जाल में तमाम सारे वो लोग फंस रहे हैं जो तमाम लालच में, तमाम सारे अपने निजी स्वार्थों में अपने लिए केंद्रित थे। उनकी राजनीति अपने में केंद्रित थी और उनकी सोच भी अपने में केंद्रित थी। कमोबेश इन सारी चीजों पे जब हम बात करते हैं तो आता है कि किस तरीके से इस देश की राजनीति चल रही और क्यों चल रही। आता हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ही साल में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। इसके पहले सबसे ज्यादा 4 लोगों की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी। मतलब आप इस खेल को समझते रहिए, तब भी चुनाव का खेल था, आज भी चुनाव का खेल है। तो उस समय भी इसी तरीके का खेल हुआ था, और जब ये खेल चलते हैं तो उन खेल को समझने की जरूरत है। और ये खेल कई तरीके से चले। उस समय एक क्रोनोलॉजी खेली गई थी जो क्रिमिनोलॉजी भी थी, वो थी कारगिल। कारगिल में जिस तरह से हमारी असफलता थी कि हमारी पहाड़ियों पर आकर के पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, और उसको छुड़ाने के लिए हम अपने हजारों हजार सैनिक मरवाते हैं, तमाम सारे नौजवान अफसर मरवाते हैं, और कहते हैं हमने कारगिल जीत लिया। जीत नहीं लिया, कब्जे में दे दिया था, जिसे हमने बचाया, और हमारे सैनिकों ने उसके लिए अपनी जिंदगी दे के बचाए। यह होता है। इसके बाद में दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है उसे कहते हैं मूर्खोलॉजी। और इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार इन तीनों से खेल कर रही है। उस समय भी किया गया था, आपको मूर्ख बनाने के लिए शाइनिंग इंडिया का नाम दिया गया था, और ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा था कि नहीं, अब तो कोई हरा ही नहीं सकता है। इतना बड़ा नेता है, इतना जनप्रिय नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, उसको कौन हराए। और वो कई तरीके से खेलते थे। वह भी खेल कारपोरेट के जरिए हो रहा था। तब इस पूरे खेल को अंबानीज जो है स्पॉन्सर कर रहे थे, और अंबानीज को जिस तरीके से बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, प्रमोद महाजन के जरिए वो सारे खेल होते थे, वो किसी से छिपे नहीं। इसी के बाद में आज आ जाते हैं। आज अंबानीज के साथ अदानी भी हैं, और खेल कमोबेश उसी तरीके से चल रहा है। और खेल चल रहा है कि कैसे कैसे हमें दिखाना है कि इस देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा ये, न जाने क्या क्या हो गया और क्या है। और ऐसी स्थिति में साहब, पहला लोगों की भावनाओं से खेला जाए, तो इसके लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए था। इसके बाद ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जिनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तब जनसंघ होती थी, जनसंघ ने गिरा दी थी इस बात के लिए कि उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने का जो कांग्रेस सरकार के दौरान बना था, आयोग बना था, उस आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू करने का फैसला किया था, इसलिए वो सरकार गिरा दी गई थी। और उसके बाद में वही फैसला कांग्रेस सरकार ने जब लागू किया तो उसके खिलाफ अदालत यही भाजपाई गए, ये समझ सकते हैं। तो
यह पिछड़ों का हक छीनने का खेल था। इसके बाद आइए, जिस तरीके से एक दूसरा खेल हुआ, वो दूसरा खेल कभी दूसरा दिया गया जो है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी जो ऐसे भारत रत्न हैं जिन्होंने भारत के हजारों नागरिकों को मौत के मुंह में ढकेला, उन्हें इस देश को दंगे फसाद में कर दिया, इस देश की संपत्तियां, इस देश का तमाम सारा धन सम्मान सब कुछ खो गया था और देश दंगों की आड़ में चला गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि इस देश में वह विध्वंस हुआ जिसका दाग हमारे ऊपर लगातार लगा हुआ है। तो साहब, जो देश को दागदार कर रहा था उसको यह इनाम दिया गया। इसके बाद एक तीसरा, नरसिम्हा राव, वही नरसिम्हा राव जिन्हें एमएलए कांग्रेस ने बनाया, एमपी कांग्रेस ने बनाया, मंत्री कांग्रेस ने बनाया, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, देश में तमाम विभागों का केंद्रीय मंत्री कांग्रेस ने बनाया और देश का प्रधानमंत्री भी कांग्रेस ने बनाया। और वो मरते समय तक कांग्रेसी थे। वैसे ही जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जब से उन्होंने होश संभाला तब से लेके मरने तक वो कांग्रेसी ही थे साहब। उसी तरीके से नरसिम्हा राव को दिया गया, बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों दिया गया? इसलिए कि राम मंदिर बनाने के लिए जब पूरा माहौल बनाया जा रहा था, जिसको लेके कांग्रेस पर उंगली उठाई जाती है और तमाम मुस्लिम समाज कांग्रेस से नाराज हो गया था, उसकी वजह यही थी कि नरसिम्हा राव ने वह मस्जिद जो बाबरी मस्जिद थी, जो 500-600 साल पुरानी थी, उसे गिरजाने में एक भूमिका अदा की थी। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को एक आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को वो पूरा नहीं कर सके थे, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। और जिस तरह से दंगे फसाद हुए, सब कुछ हुआ, घटनाएं हुई, वो हमें किसी से छिपी नहीं है। और उनकी इस लापरवाही के कारण इस देश में हजारों लोग दंगे फसाद में मारे गए, सब उन्हें दिया गया। इसके बाद आई, इसके बाद में एक है चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, किसान नेता भी रहे और जाटों के नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो लेकिन उन्हें यह भी माना जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक थे। यही जनता पार्टी की सरकार में वो मिनिस्टर थे और जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बनने की जब वो कोशिश कर रहे थे, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें मदद करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। और उस समय तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ का विलय कर दिया था जनता पार्टी ने, तो वही उसने समर्थन उनसे ले लिया था, उनकी सरकार गिराने का काम किया था, जिसके कारण यह स्थिति हुई कि उनकी सरकार 6 महीने में नहीं चल सकी और गिर गई। तो यह आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची थी। यही वजह है कि वो उसके बाद कभी भी भाजपा के साथ नहीं गए। तो यह एक बड़ा सत्य है। और वो किसानों के प्रति सदैव हमदर्द रहे कौम के प्रति, देश के प्रति, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। आज उन्हें दिया जा रहा है और उनको जब दिया जाता है तो यह सोचा जाता है कि उनको दे करके हम जाटों के वोट ले लेंगे, हम किसानों के वोट ले लेंगे। तो उनके जब आप वोट लेने की बात करते हैं तो साहब ये बताइए, जो 750 किसान मर गए लड़ते लड़ते, जिस चीज की लड़ाई चौधरी चरण सिंह अपने पूरे जिंदगी लड़ते रहे, क्या आप उसका कुछ अंश दे रहे हैं इस देश को? नहीं दे रहे। इस देश के किसानों की दशा बद से बदतर हो गई है और सबसे ज्यादा किसानी में जाट है, इसलिए सबसे ज्यादा
नुकसान भी उन्हें ही हुआ है। स्थिति यह है कि जिस तरीके से यह घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से किसानों पर हमले हुए हैं और किसान लगातार 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, और कृषक मजदूर हो जो श्रमिक हैं वो 1 घंटे में 2 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की जब दशा हो गई हो उस समय में आप कहें उन्हें आप भारत रत्न दे करके खुश कर लेंगे, उन्हें नहीं खुश कर लेंगे, उनके परिवार को या कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं, कुछ समुदाय को खुश कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े हद तक। तो ऐसी स्थिति में जो आप यह कहानी सोच रहे हैं उसका भी आपको कोई बहुत बड़ा फायदा होने नहीं जा रहा है। चलिए, इसके बाद आपने एक और पुरस्कार देने की घोषणा की, वो की स्वामीनाथन जी को। निश्चित रूप से एमएस स्वामीनाथन इसके हकदार बनते हैं। उन्होंने इस देश के किसानों के जीवन को ऊंचा उठाने, उसके लिए काम किया, हरित क्रांति में काम किया, और जिस तरीके से पंडित नेहरू के साथ उन्होंने उनके निर्देश पर काम किया, उसका नतीजा हुआ इस देश को एक बड़ा सौगात हरित क्रांति के रूप में मिली। उन्होंने इस देश के किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए तमाम सारे प्रयास किए। जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रोसेस कांग्रेस सरकार में शुरू हो चुका था। शेष पूरी तरीके से उसे लागू करना था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद आपने तो लागू नहीं किया। आपने उनकी कमेटी के रिपोर्ट्स के मामले में कह दिया संसद में कि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। यदि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है, आपने बोला फिर कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, तो साहब आय तो 2 गुना हुई नहीं, खर्चा जरूर 4 गुना हो गया उनका। हालत यह है, किसान बद से बदतर है, एमएसपी की मांग कर रहा है, और सारी चीजें जो बातें एमएस स्वामीनाथन ने कही थी उनमें से आपने 90% बातें नहीं मानी, वही बातें मानी जो कांग्रेस करके गई थी, उसी में थोड़ा हेरफेर किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो लगता है कि यह दे देने से, स्वामीनाथन जी का नाम बार बार ले लेने से कि हाँ उनकी कमेटी, तो उनकी रिपोर्ट लागू करते तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है उनको वही होता, लेकिन आपने वह न करके उनको भारत रत्न देने की बात करके सोचा कि किसान आपके साथ आके खड़े हो जाएं। सबसे बड़ी बात है, राम तब फलित होते हैं जब राम के उद्देश्य, राम की नीतियां, राम की बातें, राम के जो आदर्श, उन्हें आप फॉलो करते हैं। और जब आप उन्हें ही नहीं फॉलो करते हैं तो राम राम चाहे जितना चिल्ला लीजिए, राम राम जपना पराया माल अपना वाली जब स्थिति अपनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की स्थिति आपकी यही, कमोबेश आप जिस तरीके से कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन यह आपके डर को जरूर दर्शाता है कि आप कितना डर गए। एक तरफ तो आप कहते हैं 400 पार, 370 और न जाने क्या क्या, और आपका गोदी मीडिया उसे जस्टिफाई करने की दिशा में काम करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आप ही का यह मीडिया, आप ही के लोग किस तरीके की हालत में आके खड़े हो जाते हैं। हालत यह है कि आप जब यह अवार्ड देते हैं तो यह नहीं समझ में आता ये अवार्ड किस चीज के लिए दे रहे हैं, क्योंकि बार बार हालात यही हो रहे हैं कि आप अवार्ड तो दे रहे हैं लेकिन नीतियां नहीं मानेंगे, उनके दिए आदर्श का पालन नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो कौन सा, ये आप सिर्फ उनके नाम को भुना कर, जैसे आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा लगवा दी, प्रतिमा तो लग गई, लेकिन क्या उनके कद के मुताबिक, उनके जो सिद्धांत थे जो उनके कद से भी बड़े थे, उनका कोई पालन किया? उनके समुदाय के लोगों को क्या आपने लाभ दिया? क्या पटेल समुदाय के लोगों को कोई लाभ मिला? और क्या इसी तरीके से आंध्र प्रदेश को आपने कोई लाभ दिया? कांग्रेस बहुत समय से इस बात की लड़ाई लड़ रही है
कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे करके उसे इमदाद दी जाए, लेकिन आप नहीं दे रहे। हिमाचल में दैवीय आपदा आई, सब कुछ आया, वहां पर स्थिति है 1 रुपया का आपने कोई भी मदद नहीं दी, और जो बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त आपने कुछ नहीं दिया, जो उनका हक था वो भी नहीं मिल रहा है। कर्नाटक में जिस तरीके से किसानों और गरीबों और सबके लिए करने की बात है, उसके लिए, मजदूरों के लिए, उसके लिए करने के लिए पैसा चाहिए, जो उनके अपने हिस्से का पैसा है, वह पैसा उन्हें नहीं मिल रहा। इसी तरीके से तमाम जगह आप हालत किए हुए। पिछड़ों की बात है, राहुल गांधी बार बार यह बात उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए और उसके बाद में पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, वंचित जो भी हैं उन्हें उनका हक दीजिए, और जितना उनकी आबादी उतनी हिस्सेदारी, और वो एक दीजिए। आप तो उस पर नहीं काम करने को तैयार है, उल्टा उन पे हमला करते हैं। राहुल गांधी जब आपकी यह सच्चाई बता देते हैं कि आप तो जन्म से ओबीसी थे नहीं, 50 साल तो आप ओबीसी रहे नहीं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद ही 1 जनवरी 2002 को अपनी जाति को ओबीसी घोषित कर दिया, उसके पहले तो थी नहीं। और जो केंद्र सरकार का 1999 का 27 अक्टूबर 1999 का नोटिफिकेशन है, उसको तो लागू ही नहीं आप लोगों ने किया था। तो जो स्टेट को लागू करना होता है वह भी आपने नहीं किया। तो यह बताता है कि आप पिछड़ों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आप उसका इस्तेमाल करना चाहते, और यही स्थिति आपने करी। आज हिंदुस्तान के तमाम सारे संस्थानों में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के तमाम पद खाली पड़े हुए, इतने पद खाली पड़े हुए हैं कि उनको भरने की जरूरत है। हरियाणा के जाट बार बार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। जबकि यदि बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जाट पिछड़े में है। तो सबसे बड़ी बात, यदि वो उत्तर प्रदेश में पिछड़े में है तो हरियाणा में क्यों नहीं? और जिस तरह की स्थितियां हैं उनमें आपको जो ये लगता है कि आप कोई फायदा उठा लेंगे, तो फायदा नहीं होगा, उल्टा यह बता रहा है कि किसे। तो एक तरफ आप यह कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्राइम कर रहे हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जब जेल आना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, उसके 15 दिन बाद ही आपने दबाव डाल के लिखा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बेल दी, और बेल दिलवा दी। तो साहब उन्हें बेल दिलवाते हैं, यानी रेपिस्ट का आप साथ देंगे। इसी का नतीजा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर अपनी छात्रा से कहता है मुझे खुश कर दो, फिर चाहे तुम जितने नंबर ले लो। तो यह स्थिति होती है। इसी तरीके से तमाम सारे उत्तर प्रदेश में रेप के रोज बर रोज घटनाएं हो रही हैं, और सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि महिलाएं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। तो साहब जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित आपके समय में हुई है। तो ये आपकी क्रिमिनोलॉजी है। इस तरह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरह के अपराधों में शामिल है। इसके बाद किस तरह से आप पैसा दे करके और सब कुछ करके, जिसे हार्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो करके तमाम जगह आप अपनी सरकारें बनाए हुए। 411 विधायक आपने तमाम दलों के तोड़ करके कैसे सरकारें बनाई, ये सामने। और इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी चीजें वो है ही, वो सदैव है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे रोडवे इसका NHI का घोटाला हो, रोडवेज का, एक्सप्रेस वे घोटाले हो, दूसरे और घोटाले हो, तो घोटालों की भरमार है। चाहे निर्मल गंगा हो, चाहे जो कुछ हो, तो घोटाले आप करेंगे, ये आप करेंगे, और उनसे जो पैसा आएगा वो देंगे, और चंद पूंजीपतियों के लिए पूरा देश सौंप देंगे। आदिवासियों की जमीन छीनेंगे, जंगल छीनेंगे, जल छीनेंगे, और बहुत कुछ छीनेंगे, और ये करेंगे। तो ये आपका जो नीति है। और उसके बाद में
तमाम वो छद्म दल जो खुद को विपक्ष होने का दम भरते हैं और उनके साथ सौदेबाजी करेंगे इसी पैसे से, और उस पैसे से आप सरकार बनाने की साजिश रचेंगे। लेकिन अब इस देश की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। आपकी जो मूर्खोलॉजी है उसमें वो अब नहीं फंसेगी, और इसलिए वो उसका अब जवाब देने लगी है। और इसीलिए जनता अब चाहती है कि उसके साथ न्याय हो, ना कि ये अन्याय के जो आपने 10 साल दिए हैं। इसलिए आपका श्वेत पत्र फेल है, क्योंकि जो जो आरोप आज आप लगा रहे हैं उसमें वो आप 2014 के पहले भी लगाते थे, और आपके ही समय में उनमें सभी में उनको निर्दोष बताया गया। तो यानी आप सिर्फ झूठ पर टिके हुए। जय